उस वक्त वकील थे वक्फ बोर्ड को, जो सलाह दे रहे थे, जो भी चेयरमैन साहब को सलाह दे रहे थे, वो शायद पूरी तरह से वक्फ के मामलों के जानकार नहीं थे। ये जो भी कुछ बात है, उन्होंने 2 मेंबर कमेटी के सामने पेश नहीं हुए ये कह के कि साहब 1 मेंबर कमेटी ने ऑलरेडी हमारे फेवर में रिपोर्ट दे दी, हम क्यों पेश हो उनके सामने, और क्या इसका अस्तित्व है। उन्होंने उसका अस्तित्व ही नहीं माना, तो वो अपने आप में गलत बात थी उनकी। खैर, जब बाद में उनको चेयरमैन साहब को हम लोगों ने कहा कि भैया आपको पेश होना चाहिए था, ऐसा नहीं कर सकते आप, तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट भी लगाई गई। 2 मेंबर कमेटी है, अपनी रिपोर्ट दीजिए। आप कौन होते हैं बात कहने वाले के साथ हक खत्म हो जाता है। और पेश ना होने पर हो सकता है वो आपने इन्फ्लुएंस किया हो पेश ना होने के लिए, हो सकता है आप पार्टी को डील हुई हो ना पेश ना होने के लिए। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आप पार्टी का मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करती थी, या जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करता था? क्या वक्फ बोर्ड मुसलमानों के द्वारा चुना गया था? ये तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड था ना। तो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर ले, उसमें मुसलमानों का हक मारा जाए, ये कौन सी बात हुई भाई? जब उनको नोटिस आया, जब उनको समन आया, हाई कोर्ट के आदेश के अंतर्गत वो समिति बनी थी, तो क्यों नहीं गए? क्या कोई अपराधी ये कह सकता है कि कत्ल का मुकदमा चला, मेरे पे कत्ल का दोष था, पर मैं तो गया नहीं, मैंने वकील किया नहीं, इसलिए मैं इस फैसले से बंधा हुआ नहीं हूं? पर एक बहुत बड़ी बेईमानी और भी हुई। ये मूव फेल हो गया था। 2014 का चुनाव था, कांग्रेस के विरोध में वातावरण था, मोदी जी की लहर थी, कांग्रेस में नर्वसनेस थी कि अब मुसलमानों के वोट का क्या होगा। जिस दिन लोकसभा के चुनावों की अधिघोषणा शाम को होनी थी, उस दिन सवेरे सरकार ने आदेश निकाला कि हम अपना अधिग्रहण कैंसिल करके ये सब संपत्तियां मुसलमानों को वापस करते हैं। सवाल ये भी उठा कि जांच समिति ने जब बुलाया तब दिल्ली वक्फ बोर्ड दस्तावेज क्यों नहीं पेश कर पाया, जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड के पास साबित करने का कोई ठोस दस्तावेज है ही नहीं। केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया ये सभी 123 संपत्तियां 1911 और 1914 के बीच भारत संघ ने अधिग्रहित की थी, मुआवजा दिया गया, कब्जा लिया गया और म्यूटेशन किया गया। इतिहास ये था, इन सब प्रॉपर्टीज 123 की 123 प्रॉपर्टीज का 1910 से लेकर के 1914 तक भारत की नई राजधानी के लिए अधिग्रहण कर लिया गया था। अंग्रेजों के काल में मुआवजा दे दिया गया था। ये संपत्तियां सरकार की हो गई थी। जब वक्फ ने नोटिफिकेशन निकाला तो उस समय की सरकार ने हर प्रॉपर्टी के बारे में एक अलग नोटिस वक्फ को भेजा और कहा कि तुमने ये नोटिफिकेशन निकाला है, ये तो गलत है, ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, ये सरकार की है। और उसके बाद सरकार ने, और वो सरकार कांग्रेस की थी, हमारी नहीं थी। एक ये आजादी के बाद आप बता रहे हैं 1984 के पहले के सालों में। हाँ, ये 1980 और 84 के बीच का बता रहा हूँ। 123 की 123 संपत्तियों के बारे में 123 मुकदमे कोर्ट में दायर किए, जिसमें वक्फ की इस घोषणा को चुनौती दी। वो मुकदमे गवाही की स्टेज तक पहुंच गए। इस बीच में ये समझौता हो गया। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है। सबसे बड़ी बात है कि वक्फ को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट आनी है। संसद के इसी सत्र में बदले हुए वक्फ संशोधन बिल के आने की बात हो रही है। उधर नरेंद्र मोदी भी दिल्ली वक्फ प्रॉपर्टी विवाद पर इशारों इशारों में मैसेज दे चुके हैं। लिहाजा मजहब और सियासत दोनों के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 प्रॉपर्टी पर तहकीकात जरूरी है और उन सवालों के जवाब भी जरूरी हैं। मसलन दिल्ली के 123 मस्जिद मदरसों पर किसका दावा सच्चा, वक्फ का या केंद्र सरकार का? क्या मुस्लिम वोट के लिए मनमोहन सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टी दे दी थी? क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 प्रॉपर्टी मुद्दा बनेंगी? विवादों में खड़ी और सवालों में पड़ी दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 मस्जिद, मजार, दरगाह जमीन की हमने तहकीकात की। किसका दावा सच्चा, किसके सबूत सबसे पुख्ता, वो सामने लाने की कोशिश की। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के दावे वाली सभी 123 प्रॉपर्टी की एक एक लोकेशन की तहकीकात, जो आपको हैरान कर देगी।